हाय एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आई नो कि इस टाइम पे आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो कि कोई ऐसी वीडियो आपको मिल जाए जिसमें कुछ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस हो जो एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट होते हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर यू ओनली, बिकॉज इसमें हम बहुत सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रिसेंट एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं एंड उसकी लिंकेज भी हम करने वाले हैं। दिस वीडियो इज पार्ट 2 जिसमें हम सी एंड डी मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं जो आपके पीवाईक्यूज में आए हैं। ट्रस्ट मी, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर आपको पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने हैं, यू हैव द लिंक इन द वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एंड अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है और ए एंड बी मॉड्यूल, वो भी आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन हमने वहां पर डिस्कस किए थे। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मई 2023 में फॉर सी मॉड्यूल आपका क्वेश्चन इज रिगार्डिंग आपका डेरिवेटिव्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन ऑप्शन जो आपको लगता है। डेरिवेटिव क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं रिस्क। अब डेरिवेटिव होते क्या है? ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं, हमारे कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थी जहां पर प्राइसिंग के बारे में हम क्या करते हैं, उसको लॉक करते हैं। जैसे गोल्ड। अब गोल्ड अगर आपको फ्यूचर के अंदर परचेज करना है एंड यू थिंक तो इसका प्राइस या तो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है, उस बेस पे आज जो आप डिसीजन लेते हो दैट इज हमारे डेरिवेटिव उसके अंदर आ जाते हैं। डेरिवेटिव्स के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहले वी हैव फॉरवर्ड्स, देन वी कैन हैव फ्यूचर्स, स्वैप, ऑप्शंस। इस तरह के आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। डेरिवेटिव शिफ्ट करते हैं आपका रिस्क फ्रॉम द सेलर ऑफ द डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू बायर के पास चला जाता है एंड देयरफॉर आर वेरी इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। तो क्या ही होता है? डेरिवेटिव इंप्रूव करते हैं लिक्विडिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ऑब्वियसली डेरिवेटिव प्रोवाइड करते हैं आपको बेटर एवेन्यूज ताकि आप फंड रेज कर पाओ। एंड डेरिवेटिव कंट्रीब्यूट करते हैं टू इंक्रीजिंग डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मार्केट। तो आप यहाँ पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इट वुड बी सी, दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। बट जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, तो वहां पर एज सच कोई भी सेलर का जो रिस्क है वो शिफ्ट नहीं होता टू द बायर। जो पर्सन उस चीज में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर उस डेरिवेटिव को परचेज कर रहा है, उसी पर्टिकुलर पर्सन का क्या रहेगा? रिस्क रहेगा। नेक्स्ट वी हैव अक्टूबर 2023 से जो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर। मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव्स में आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यू हैव स्वैप्स, यू हैव फ्यूचर, यू हैव फॉरवर्ड्स एज वेल एज ऑप्शंस आपके पास होते हैं। बट यू हैव टू टेल कि ओवर द काउंटर डील जो होती है वो कहां पर होती है। अब दो तरह की डील आपकी हो सकती है, एक तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे होगी या फिर आपकी कहां पर होगी? कॉमोडिटी एक्सचेंज पे होगी। बट अगर आप पर्सनली एज सच डील कर रहे हो, वो आपकी क्या हो जाएगी? ओवर द काउंटर, विच इज या तो स्वैप में, फ्यूचर में, फॉरवर्ड में, ऑप्शंस में। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि फर्स्ट एंड थर्ड जो आपका ऑप्शन है दैट इज स्वैप्स एंड योर फॉरवर्ड्स, ये सारी डील्स कहाँ पे होती है? आपकी ओवर द काउंटर डील्स होती हैं। नेक्स्ट वी हैव जून 24 का क्वेश्चन, दैट वाज डेरिवेटिव्स इन विच द बायर हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन आर नोन एज। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली हमारे ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शंस को समझने के लिए आप क्या कंसिडर कर सकते हो? ओनली इट एज अ वारंट मान सकते हो, जहां पर हम क्या करते हैं, ये वारंट आपको एक ऑप्शन देता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करने वाले ऑब्वियसली, तो इसको आप एज अ वाउचर मान के चलो। फॉर एग्जाम्पल ये वाउचर आपके पास है एंड इसके ऊपर प्राइस मेंशन है 200। अब अगर आपको मार्केट में कोई चीज पसंद आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्टिकुलर थिंग आपको पसंद आती है, इसको आपको परचेज करना है, बट मार्केट में इसका प्राइस क्या है? 500 रुपीज। क्योंकि आपके वाउचर के ऊपर 200 मार्क्ड है, तो आपको ये चीज कितने में मिल जाएगी? 200 में मिल जाएगी। मीन्स आपका क्या हो जाएगा? बेनिफिट हो जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं यही सिमिलर चीज अगर मार्केट के अंदर कितने की मिल रही है? 150 की, एंड यू हैव दैट पर्टिकुलर वाउचर, तब आप क्या कर पाओगे? यू डोंट हैव टू पे 200 रुपीज, आपको सिर्फ और सिर्फ 150 ही उसके अंदर क्या करने पड़ेंगे? पे करने पड़ेंगे। एंड इफ यू वांट कि आपको नहीं परचेज करना, इस वारंट को यूज भी नहीं करना या वाउचर को यूज नहीं करना, देन दैट ऑप्शन ऑल्सो यू हैव। मीन्स बायर के पास क्या आ रहा है कि राइट है, बट उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि इस चीज को आपको यूज करना ही पड़ेगा। प्री डिटरमाइंड प्राइस, डेट वहां पर सब मेंशन होगी, दैट इज आर वारंट, या फिर ऑप्शन का एग्जांपल वो हो सकता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन, जहां पर आपको राइट मिलता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन। एंड एग्रीमेंट टू एक्सचेंज करेंसी, जहां पर हम करेंसी एक्सचेंज करने वाले हैं 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ एट अ फिक्स प्राइस हैपेंस एट अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। किस रेट पे वो होता है? तो ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं हमारे एक्सचेंज रेट्स की, हमारी कुछ ट्रांजेक्शन होती है, डेट होती है, जहां पर टीओएम किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर आपकी जो डील के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वर्किंग डे पे वो ट्रांजेक्शन टेक प्लेस कर रही है। एंड स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होता है? अगर वो टुमारो नहीं, दैट इज नेक्स्ट वर्किंग डे पे नहीं, वो कब हो रही है? ऑन द सेकंड वर्किंग डे। सेकंड वर्किंग डे, फॉर एग्जाम्पल मंडे की चीज अगर कहाँ पे फिक्स हो रही है, दैट इज ऑन वेंसडे को वो क्या हो रही है? फिक्स हो रही है। तो ये आपका सेकंड वर्किंग डे हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, जहां पर आपका ऑब्वियसली 2 डेज प्लस वाली चीज चली जाती है, वो आपका बन जाता है। मनी एक्सचेंज रेट इज जस्ट जो आप एक्सचेंज करते हो, एंड मंथली एक्सचेंज रेट एज सच कोई टर्म नहीं है। तो हम जब बात करते हैं हमारे 3 मंथ्स वाले की, ऑब्वियसली 2 डेज से ज्यादा का है, तो यहाँ पर ही आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? दैट वुड बी बी, विच इज हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट वी हैव
मई 2023 का क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, वी हैव स्टडीड कि जब भी आप स्टॉक्स के अंदर डील कर रहे हो, बॉन्ड्स के अंदर डील कर रहे हो, तो ये आपकी अगर एक प्रॉपर रेगुलराइज सेक्टर के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर हो रहा है, दैट आर नोन एज योर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पोर्ट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट लेना है आपको, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, स्टोरिंग, इंश्योरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द एसेट, टैक्सेस जो आपने लिवाई किया ऑन द मार्केट ट्रांजेक्शन, और इनकम अर्न फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। तो कौन सा ऐसा फॉलोइंग कंपोनेंट जो एसेंशियल नहीं होता ऑफ द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? तो स्पोर्ट प्राइस बहुत मैटर करता है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, आपने स्टोर किया, इंश्योर किया, ट्रांसपोर्टिंग करी एसेट की, वो भी मैटर करेगा, एज वेल एज यहाँ पर जो इनकम आपने अर्न करी है फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, वो भी मैटर करेगा। बट जो टैक्सेस लिवाई किए गए ऑन द मार्केट ट्रांजेक्शन, दैट वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर, आपको बताना है। ऑप्शंस आर यूज्ड एंड इन एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट के लिए, जो आपके फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स होते हैं, दैट आर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होते हैं। फॉरवर्ड्स आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। एंड स्वैप आर यूज टू हेज अगेंस्ट द इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो ऑब्वियसली जब हम स्वैप की बात करते हैं, तो स्वैप में आप क्या करते हो, जैसे अभी आपका फॉर एग्जांपल कोई एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ए, एंड एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है बी विच इज डिफरेंट। तो ए के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट कैसा होने वाला है, इट वुड बी फिक्स। बी के अंदर वो कैसा है, इट इज फ्लेक्सिबल, मीन्स वो चेंज होता रहता है। तो अगर ए वाली जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है वो किस पे अप्लाई हो जाए, बी पे, एंड बी वाली किस पे अप्लाई हो जाए, ए पे, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, स्वैप हो जाता है, उसके जो बेनिफिट्स या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं एक दूसरे के साथ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्वैप बोलेंगे। दैट इज यूज टू हेज अगेंस्ट द इंटरेस्ट रेट। ऑब्वियसली हम ये किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें जो अगर इस पे लग रहा था कि फिक्स रेट पे हमें रिस्क हो सकता है, तो हमने उसको एज अ सेफ प्ले कर लिया विद द हेजिंग। नेक्स्ट, फॉरवर्ड्स क्या हमारे स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ट्रेडिंग ऑन द एक्सचेंज। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, दैट इज ये आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। एफआरएस क्या आपके ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होते हैं, यस, ऑप्शंस आर यूज्ड इन एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, हम उनको यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, इन विच टाइप ऑफ लीज द लेसर पेज द मेंटेनेंस कॉस्ट। कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो होती है, फॉर एग्जांपल हम जब लीज की बात करते हैं, लीज इज समथिंग, जब आप क्या करते हो, एक प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हो या फिर किसी को प्रोवाइड करते हो यूज करने के लिए, वो बन जाती है हमारी लीज। अब लीज के अंदर दो पार्टीज अवेलेबल होगी, सबसे पहले आपका लेसर, एंड नेक्स्ट वन वुड बी योर लेसी। लेसर कौन है, जिस पर्टिकुलर पर्सन की वो एसेट है, विच मीन्स ओनर, एंड दिस पर्सन इज, जो वो एसेट क्या लेने वाला है, लीज पे लेने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेसी बोलेंगे, जो फिर उस एसेट को क्या करेगा, यूज करेगा। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इन विच टाइप ऑफ लीज, आपका जो लेसर है, टाइप ऑफ लीज, लेसर पेज द मेंटेनेंस कॉस्ट, मींस यूज कौन करेगा एसेट, दिस पर्टिकुलर पर्सन, बट कॉस्ट कौन देने वाला है, लेसर पे करने वाला है मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये आपकी बन जाएगी, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि आपकी वेट लीज इज द टाइप ऑफ लीज जहां पर मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय योर लेसर। अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन, अ लेसी कैन बी डिफाइंड एज अ पर्सन। अब लेसी आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो, हमने देखा कि लेसर कौन है, जो ओनर है, और जो पर्टिकुलर पर्सन एसेट को यूज करने वाला है, वो रेंट आउट पे ले रहा है एसेट, वो कौन बन जाएगा, आपका लेसी। गिव्स द प्रॉपर्टी ऑन लीज, नो। टेक्स द प्रॉपर्टी ऑन लीज, सॉरी, इट्स आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पर लेसी कौन होगा, जो पर्सन क्या करने वाला है, टेक्स द प्रॉपर्टी ऑन लीज। नेक्स्ट वी हैव अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट, प्रिंसिपल इज रुपीज 12,000 रुपीज, योर कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10% एंड योर टाइम इज 3 years। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करना है, एंड फॉर अमाउंट यू नीड टू पुट द फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 + r की पावर टाइम, दैट इज योर 3 years। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 12,000, 1 + r इज योर रेट, दैट इज 10%। 10% को अगर आप न्यूमेरिक टर्म्स में निकालोगे, दैट वुड बी डेसिमल टर्म्स में 0.1, एंड 1 + 0.1 की पावर 3। तो 12,000 यू नीड टू कैलकुलेट फॉर 1.1, दैट इज टू पावर 3। तो इसकी कैलकुलेशन अगर आप करोगे, यू कैन सिंपली टाइप ऑन कैलकुलेटर, आपको 1.1 इंटू इक्वल टू प्रेस करना है, एंड उसके बाद ये आपके पास सेकंड पावर की वैल्यू आ जाएगी, एंड वन टाइम यू कैन प्रेस अगेन इक्वल टू, और फिर आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है 12,000 के साथ, एंड यू वुड गेट एन आंसर। तो ये कैलकुलेटर पे आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। यू नीड टू टाइप 1.1, देन इक्वल टू, देन इनटू एंड इक्वल टू, उसके बाद आपके पास सेकंड पावर की यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, एंड एक और पावर की आपको वैल्यू चाहिए, विच मीन्स आपको एक बार और इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा, एंड देन इनटू इक्वल इनटू 12,000 आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। सो योर वैल्यू वुड बी 15,970। अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जो आप कैलकुलेट करने वाले, ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट क्या है,
इन्वेस्टेड इज 1,60,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर द पीरियड ऑफ 30 मंथ्स के लिए आप यहाँ पर ये चेक करने वाले हो। सो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट वी हैव P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो वी हैव अमाउंट इन्वेस्टेड जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया दैट इज 1,60,000 गिवन इन क्वेश्चन। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम है। एंड अगर हम टाइम की बात करते हैं इट इज 30 मंथ। एज यू आर टेकिंग 30 मंथ्स एंड नॉट इन ईयर्स तो आपको यहाँ पर 12 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। दैट इज आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज 40,000 आपके पास यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा थ्रू द कैलकुलेशन। यू कैन डू द कैलकुलेशन ऑन योर ओन। नेक्स्ट वी हैव डैश इज अ सिमिलर टू फैक्टरिंग बट इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वेयर द सेल इज सपोर्टेड बाय बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट। अब इसके कंसेप्ट के लिए आपको समझना पड़ेगा दैट व्हेन वी टॉक अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? एक पर्टिकुलर पर्सन होता है ए एंड एक पर्टिकुलर पर्सन है बी। बी ए के पास जाता है और कुछ सामान परचेज करता है बट एज सच बी के पास कोई पेमेंट नहीं होती है करने के लिए। तो ए यहाँ पे क्या करता है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है एंड किसके नाम पे? बी के नाम पे, कि बी कितने मंथ्स के बाद पेमेंट करेगा? 2 मंथ्स के बाद। कितने की पेमेंट होगी? 10,000 की। अब ये चीज हो चुकी है, ये ट्रांजेक्शन पूरी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल ए को आफ्टर 10 डेज क्या लगता है कि मुझे तो अभी मनी की रिक्वायरमेंट है, मुझे अभी पैसा चाहिए। तो ए क्या कर सकता है? इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके कहाँ जा सकता है? बैंक के पास जा सकता है और बैंक के पास इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा सकता है। वो उनको क्या बोलेगा कि ये 10,000 रुपीज का बिल जो है वो आप ले लो, मुझे इसके बदले अभी कितने दे दो? 9,500 ही दे दो, वो आप डिस्काउंटिंग रख लो, 500 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एंड आप 2 मंथ्स के बाद किससे रिसीव कर लेना? बी से रिसीव कर लेना पूरे 10,000। यहाँ पर बैंक का क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है 500। अब इसी चीज को आप थोड़ा सा रेफरेंस लेके आप क्या समझ सकते हो? हमारी फैक्टरिंग। फैक्टरिंग इज नथिंग बट जो आपके फॉर एग्जांपल एक कंपनी के क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। उन्हीं डेटर्स की जो इन्वॉइसेस है उसको आप क्या करते हो? सेल करते हो पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एंड उसके बदले आपको क्या मिल जाता है? अमाउंट मिल जाता है। एंड फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, उन डेटर से पैसा रिसीव करना। बिकॉज इस डेटर के अंदर कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो 30 डेज बाद देने वाले हैं, कुछ 60 डेज बाद, कुछ 90 डेज बाद, कुछ 120 डेज बाद। तो एज सच आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, आपको पर्टिकुलर धीरे धीरे पैसे मिलते, बट अभी आपको वन शॉट में पैसे मिल जाएंगे। एंड ये डेटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फिर रिसीव करने की एंड रिस्क होगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को होगा। अब इसी चीज को अगर हम क्या कर देते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर डील करने लग जाते हैं। फैक्टरिंग वॉज हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, बट अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर डील कर रहे हो, आप उनके जो डेटर्स हैं उसको आप क्या करने वाले हो? बैंक के पास फॉर एग्जांपल या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास आप इनको सेल आउट करने वाले हो, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी फोरफिटिंग। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी? इंटरनल सोर्स क्या होता है? जहां पर आपके पास, जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं सबसे पहले, एक्सटर्नल इज समथिंग जो आप बाहर से लेके आते हो। ऑब्वियसली आप अगर हम डेट की बात करें तो बाहर से लोग आपके लिए क्या करने वाले हैं? रेज करने वाले फंड। देन इफ यू गो फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, वो आप कहाँ से ला रहे हो? एक्सटर्नल सोर्सेज से आप क्या करो? पैसा रेज कर रहे हो। बट आपके इंटरनल सोर्स कौन से होंगे? ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स जो आपने पिछले साल कमाए थे या फिर उससे पहले वाले साल कमाए थे, जो आपने एज ए क्या शो कर रखा है? रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसके अंदर आपने शो कर रखा है। दैट मीन्स आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स क्या बन जाएंगी? आपका इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी। नेक्स्ट वी आर अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग लीज एग्रीमेंट? अब लीज के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया। टू पार्टीज होती हैं आपके पास, जस्ट आप रेंट पे प्रोवाइड करते हो एक एसेट किसी पर्टिकुलर पर्सन को। क्या एक लीगल एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है? ऑब्वियसली होगा। इट गारंटीज द लेसी यूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड गारंटीज द लेसर को क्या होता है कि रेगुलर पेमेंट्स मिलने वाली उनको फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो पेमेंट उनको मिलेगी। इट कैन बी फॉर रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल पर्पज के लिए भी हो सकता है। ओनली कंपनीज आर अलाउड टू एंटर इनटू लीज एग्रीमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। ऑब्वियसली सिर्फ कंपनीज अलाउड नहीं है, कोई भी पर्सन एज सच लीज एग्रीमेंट के अंदर आ सकता है। तो आंसर नंबर सी वुड बी करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपकी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जून 2024 रिलेटेड टू लीज एग्रीमेंट ओनली, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आपका लेवरेज लीज? तो लेवरेज वर्ड जहां भी आपको देखता है इसे रिप्रेजेंट करता है सिर्फ आपके लोन को। फॉर एग्जाम्पल अभी तक जब हम बात कर रहे थे इस लीज की, तो लीज में हम क्या कर रहे थे? एक पर्टिकुलर पार्टी कौन सी? ओनर थी उस एसेट की। बट अगर ये पर्टिकुलर पर्सन ओनर बना है बट उन्होंने उस एसेट को परचेज करने के लिए क्या किया था? लोन लिया था। द लेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंसिंग द एंटायर कॉस्ट ऑफ लीज्ड एसेट। द लेसर फाइनेंस करेगा एंटायर कॉस्ट को ऑफ द लीज्ड एसेट थ्रू इक्विटीज के थ्रू। लेवरेज लीज क्या होने वाली है? इन्वॉल्व एक थर्ड पार्टी लेंडर होगा जो आपको प्रोवाइड करेगा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फाइनेंसिंग फॉर द लीज्ड एसेट। मींस आप ऑब्वियसली क्या करने वाले हो? लोन लेने वाले हो किसी थर्ड पार्टी से इस पर्टिकुलर एसेट को परचेज करने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर।
एंड लेवरेज लीज डू नॉट इन्वॉल्व एनी डेप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट्स, तो एज सच यहाँ पर कोई भी रिलेशन इसके साथ नहीं है, बिकॉज यू हैव बीन आस्क्ड लेवरेज लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग हमारे जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होते हैं। अब डिपॉजिट मीन्स कि आपने फॉर एग्जांपल किसी पर्सन से क्या किया, डिपॉजिट करा है। नेक्स्ट कॉर्पोरेट मीन्स हमारी जो कंपनीज होते हैं। इंटर मीन्स जब हम बात करते हैं हमारी सेवरल कंपनीज की जो काम कर रही है, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, साथ की कंपनीज हो सकती हैं। प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर इज सिंपल एज द रेगुलेशन फॉर सच डिपॉजिट आर वेरी नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। जो आपको लोन या फिर जो डिपॉजिट्स को प्रोक्योर कराने हैं, डिपॉजिट कराने हैं, उसका प्रोसीजर एज सच बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम बात करते हैं सच डिपॉजिट के ऊपर, वो फिक्स्ड नहीं रहता है और डिपेंडेंट होता है ऑन द अमाउंट इन्वॉल्व एंड टेन्योर ऑफ लेंडिंग। मार्केट फॉर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या स्ट्रक्चर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सारी स्टेटमेंट अभी तक क्या थी, आपकी ट्रू थी। बिकॉज जब हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की बात करते हैं तो कंपनीज कभी कभार आपस में क्या करती हैं, लोन्स ले लेती हैं या फिर डिपॉजिट ले लेती हैं, हेल्प करती हैं एक दूसरे की। तो ऐसा तो वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई कोलेटरल नहीं होता। जस्ट वो आपस में ऑन द ट्रस्ट फेथ क्या करते हैं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट करते हैं। दीज डिपॉजिट आर सिक्योर डिपॉजिट, तो यहाँ पर सिक्योर नहीं होंगी, एज आई मेंशन की कोई कोलेटरल अवेलेबल नहीं होगा। ये आपकी कौन सी होंगी, अनसिक्योर्ड होगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन, फॉर्म्स एंड जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप फॉर्म्स क्या होती है, जहां पर आपके टू मेंबर्स कौन होते हैं, मिनिमम होते हैं, एंड मैक्सिमम आप 50 मेंबर्स तक जा सकते हो। एंड इसके लिए ऑब्वियसली पार्टनर्स क्या होते हैं, पूरे पूरे लाइबल होते हैं, उनके पर्सनल एसेट्स भी जा सकते हैं अगर आपकी एक पार्टनरशिप फॉर्म है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज द नेम सजेस्ट कि ये भी पार्टनरशिप फॉर्म की तरह ही होती है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि आप टू मेंबर्स यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो टू मेंबर्स वाली लिमिट है दैट इज चेंज्ड, एंड यहाँ पर आपके जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, आपके पर्सनल एसेट पे बात कभी भी नहीं आएगी। बट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कि जो इनको टैक्स पे करना पड़ता है वो कितने परसेंटेज के साथ पे करना पड़ता है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि टैक्स आपको 30% के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर जून 2024 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू हमारी पार्टनरशिप फॉर्म। देयर कैन बी मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप इज इन रिलेशन बिटवीन टू और मोर मेंबर्स में होगी। पार्टनरशिप आर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट, और द लाइबिलिटी फॉर ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। तो यहाँ पर आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। टू मेंबर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑब्वियसली मिनिमम आपके टू मेंबर्स तो होने ही चाहिए। एंड नॉट फॉर सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट, जहां पर बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है वहां पर नहीं होगा। और लाइबिलिटी क्या, हर पार्टनर की अनलिमिटेड होगी। पर्सनल एसेट तक आपके पार्टनर्स के क्या हो सकते हैं, बिक सकते हैं। तो ए स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी, दैट इज देयर कैन बी अ मैक्सिमम 10 मेंबर्स बिकॉज दिस लिमिट इज 50। नेक्स्ट वी हैव अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लासिफाई करता है लीज एग्रीमेंट इनटू फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज। तो लीज के रिगार्डिंग यू नो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज इंडेस आपके एग्जाम का पार्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से फ्रेम होते हैं, कुछ भी आपको नंबर दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल AS2 किसको डिनोट करता है, AS5 किसको डिनोट करता है, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। एंड लीज के अकॉर्डिंग आपको कौन सा इंडेस आता है, दैट यू हैव टू टेल, दैट इज इंडेस 116, आपको यहाँ पर यू हैव टू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट वी हैव अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन, कैन बिल डिस्काउंटिंग की जब हम बात करते हैं, बैंक्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम द बिल अमाउंट। मींस जो हम फॉर एग्जांपल बात करें थे अभी बिल ऑफ एक्सचेंज की, उसमें से जो इंटरेस्ट उनको चार्ज करने क्या वो भी वो चार्ज कर सकते हैं डिस्काउंटिंग के टाइम पे। दिस इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द इंटरेस्ट, क्या वो बैक एंड इंटरेस्ट है, फ्रंट एंड इंटरेस्ट है, ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट है। सो वी नो सिंपल इंटरेस्ट में तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर बिल का कोई डिस्काउंटिंग नहीं आती है। तो आपको ये टर्म याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपका बिल डिस्काउंट के टाइम पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम द बिल अमाउंट, दैट इज नोन एज आपका फ्रंट एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट जून 2024, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय बैंक। अब हमें पता है कि बैंक के पास मोस्टली हम किस लिए जाते हैं, लोन के लिए। एंड लोन के लिए कोई भी हेल्प के लिए पर्टिकुलरली आपको अगर अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स क्या है, प्रोवाइडेड किए जाते हैं बाय द बैंक। बट क्या एज सच बैंक आपकी हेल्प किसी और पर्टिकुलर चीज में भी कर सकता है, कि वो आपको फंड तो नहीं दे रहा बट आपको कोई एसेट मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेयर ए पर्सन है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास गई बी, और इनको परचेज क्या करना था, फिक्स्ड एसेट, बट बी इनके पास अभी कैश अवेलेबल नहीं है, तो बी को क्या बोला कि आप मुझे क्रेडिट पे दे दो, मैं कुछ टाइम के बाद आपको पे कर दूंगा। बट यहाँ पर क्योंकि बी ए पर्सन को जानते नहीं, उनकी रेपुटेशन नहीं है मार्केट में, क्रेडिट वर्दीनेस उतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर ए क्या कर सकते हैं, बैंक की हेल्प ले सकते हैं। और बैंक इस केस में क्या बन जाएगा, गारंटर बन जाएगा ए का, और बी किसको क्या प्रोवाइड कर देगा, फिक्स्ड एसेट प्रोवाइड कर देगा ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक। अगर यहाँ पर ए कोई भी डिफॉल्ट करेगा, तो क्योंकि बैंक गारंटर है, उस केस के अंदर बैंक की लायबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी बी को पे करने की। ये क्या हो जाएगा, ना तो बैंक ने यहाँ पे कैश प्रोवाइड किया, कोई लोन प्रोवाइड किया, बट बैंक ने अपनी गारंटी प्रोवाइड करी। तो ये बन जाएगा हमारे लिए नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, जहां पर फंड नहीं प्रोवाइड किया जा रहा बट एज सच बैंक आपकी हेल्प जरूर कर रहा है। तो इट वुड बी बिल डिस्काउंटिंग
टर्म लोन्स, ओवरड्राफ्ट या फिर बैंक गारंटी। तो ऑब्वियसली क्या आंसर हो जाएगा, इट वुड बी बैंक गारंटी। अक्टूबर 2024, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन है। अब कैपिटल वी नो कि बिजनेस के अंदर कैपिटल कहाँ से आती है, हमारे इक्विटी से, प्रेफरेंस से या फिर हमारे डेट के थ्रू। एंड जो इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं वो किस पे करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आपको कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, कोई लैंड बिल्डिंग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो वो डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो तो क्या वो इजीली रिवर्सेबल होते हैं? नहीं। अगर आपने एक पर्टिकुलर चीज पे एक बार इन्वेस्ट कर दिया, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप करते हो, तो उसमें आपको यहाँ पर रिवर्सेबल वो नहीं हो सकते। अपॉर्चुनिटी कोस्ट की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कोस्ट? फॉर एग्जांपल आज मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, एंड बिजनेस में कहाँ पे कर रहा हूँ, एक शॉप है मेरे पास जो मेरी खुद की है। अब इस शॉप में जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपको ये सोचना है कि ये जो शॉप आपने ली है, अगर आप बिजनेस के लिए आपके पास ये शॉप अवेलेबल ना होती तो आप क्या करते, इस शॉप को रेंट पे लेते, और हो सकता है आपको 10,000 रेंट पे करना पड़ता। तो ये 10,000 आपकी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। या फिर दूसरी तरह से आप इसको कैसे समझ सकते हो, अगर ये शॉप जो आपके पास है, अगर आप ही इसको सिंपल रेंट पे प्रोवाइड करते तो यू कुड हैव इजीली अर्न 10,000 रुपीज, आप इजीली अर्न कर सकते थे बिना बिजनेस किए भी। तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप पहले से क्या हो, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी यहाँ पर इनकर हो चुकी है, विच इज 10,000, जो आप इस शॉप को किसी को भी रेंट पे देके क्या कर सकते थे, अर्न कर सकते थे। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इनपुट्स की, इज कंसिडर्ड इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हो, तो रिव्यू कर रहे होते हो। अप्रेजल मीन्स रिव्यू, किसी भी पर्टिकुलर चीज का जब आप उसकी कंडीशंस, प्रोज एंड कॉन्स चेक करते हो, दैट इज टर्म्ड एज अप्रेजल। ऑल आर ट्रू। तो आपकी कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, दैट वुड बी आपकी इजीली रिवर्सेबल वाली, कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कभी भी रिवर्स नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो हाई अमाउंट वाले डिसीजन आपके होते हैं। जून 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब करता है द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ अ फर्म। फाइनेंशियल क्या, ऑब्वियसली मनी एस्पेक्ट से रिलेटेड आपका जो डिसीजन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिसीजन ऑन फाइनेंसिंग कर रहे हैं हम फ्रॉम डेट या फिर इक्विटी। डिसीजन ऑन परचेजिंग फिक्स्ड एसेट फ्रॉम द कैपिटल जनरेटेड, जो आपने कैपिटल जनरेट किया वो आप क्या करने वाले, ऑब्वियसली परचेज करने वाले फिक्स्ड एसेट। Decision relating disclosure requirement relating to accounting information and disclosure relating to acquisition and utilization of capital funds in meeting the financial needs and overall objective of the firm। तो आपको क्या बताना है कि फाइनेंशियल डिसीजन में आपका क्या हेल्प होने वाली है? दैट वुड बी डिसीजन जो आप लेने वाले हो, एक्विजिशन जो परचेज करने वाले हो या फिर यूटिलाइज करने वाले हो कैपिटल फंड्स इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग द मॉड्यूल डी, जहां पर मई 2023 में आपके पास क्वेश्चन आया था, द सेक्शन 80U ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यू नो कि आपको बहुत सारी डिडक्शंस दी गई हैं इन योर इनकम टैक्स एक्ट, जो आपको याद रखनी है। एंड स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए 80U इसको डिनोट करती है, विच इज फॉर आर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद जो आपका डिसेबिलिटी है। एंड जो आपकी ऑथर्स वाली, पेटेंट्स वाली जो होती है, दैट रिप्रेजेंट आपकी 80 QQB एंड 80 RRB वाली आपकी डिडक्शन। एंड जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट के रिलेटेड फॉर सीनियर सिटीजन, वो आपकी कौन सी हो जाती है, 80 TTB। एंड जो नॉर्मल है आपकी वो हो जाती है TTA वाली फॉर इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी हैव अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन को अलाउ की जाती है? सो दैट इज आपका 80 TTB, जिसमें आपको 50,000 तक की क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है ऑन सेविंग एज वेल एज जो भी आपके पर्टिकुलर फिक्स डिपॉजिट वाला आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। एंड 80 TTA आपके लिए किसके लिए होती है, नॉर्मल विदाउट सीनियर सिटीजन के लिए। नेक्स्ट वी हैव जून 2024 का क्वेश्चन, मास प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यूनिट्स बाय इंडस्ट्रीज कैन बी इवेल्युएटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टिंग मेथड। आप कौन से कोस्टिंग मेथड से क्या कर सकते हो, मास प्रोडक्शन में जब आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो कोई भी एक सिमिलर यूनिट की, उस केस के अंदर हम किस चीज को कैसे डिनोट करते हैं? क्या वो बैच कोस्टिंग होता है, प्रोसेस कोस्टिंग, सर्विस कोस्टिंग और जॉब कोस्टिंग? जॉब कोस्टिंग में आप एक पर्टिकुलर जो भी आपको फॉर एग्जाम्पल 100 प्रोडक्ट्स का एक पर्टिकुलर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग इज मोस्टली फॉर जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स के लिए वो नहीं होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग हम किसके लिए करते हैं, जब आपका प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जाता है, डिपार्टमेंट्स के थ्रू जाता है। एंड बैच कॉस्टिंग इज द ओनली ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर ठीक होगा, दैट इज मास प्रोडक्शन हम करते हैं विद द सिमिलर यूनिट्स। नेक्स्ट वी हैव अक्टूबर 2024, जहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड बाय द कंपनी दैट क्या वो होमोजेनियस प्रोडक्ट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, हेट्रोजीनियस मीन जिसका नेचर डिफरेंट होता है, और प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जहां पर एक कस्टमर अपने डिफरेंट प्रोडक्ट देगा, स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनवाएगा, या फिर एक्यूमुलेट कॉस्ट बाय जॉब। तो ऑब्वियसली प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर बिकॉज हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोसेसेस से जाता है, तो वो क्या होगा, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपका होगा जो अल्टीमेटली डिफरेंट प्रोसेसेस से जाने वाला है, दैट इज प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा, होमोजीनियस नेचर का। नेक्स्ट वी हैव जून 2024, व्हाट डज इट मीन
व्हेन वी से दैट जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है जीएसटी कब कहाँ पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी गुड्स महाराष्ट्र से मंगवाए, महाराष्ट्र से मंगवाए एंड वो आए कहाँ पे, गुजरात में, तो जीएसटी जहां कहाँ जहां भी प्रोडक्ट आपका यूज होने वाला है वहीं पे क्या होगा, उसी गवर्नमेंट को क्या मिलने वाला है, वो जीएसटी मिलने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बिकॉज जो कंज्यूम करने वाला है स्टेट, उसी को मिलेगा, यहाँ पर टैक्स मिलेगा। तो जीएसटी इज डिवाइड एंड कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ इम्पोर्ट, नो, जीएसटी इज डिवाइड एंड कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अक्टूबर 2024 आपको क्या बताता है, द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ जीएसटी। एज सच एक सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा कि जीएसटी के रिगार्डिंग जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, दैट इज नॉट जीएसटी मिनिस्टर, जीएसटी कमिटी, जीएसटी भवन, इट इज जीएसटी काउंसिल, जो इसके रिगार्डिंग सारे पॉलिसीज, डिसीजन एंड रूल्स लेके आती है। नेक्स्ट वी हैव May 2023 का क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्सेशन अंडर द जीएसटी रिजीम फॉर द बैंकिंग सर्विसेज। जैसे हम फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, लोन प्रोसेसिंग फीस कर रहे हैं, तो उन केसेस के अंदर आपके ऊपर कितने परसेंट ऑफ जीएसटी लगता है। वी नो कि हमारे पास 4 to 5 हमारे पास जीएसटी रेट्स है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। बट इन पर्टिकुलर केस ऑफ फंड ट्रांसफर, लोन प्रोसेसिंग फीस, आपके ऊपर कौन सा रेट एप्लीकेबल होता है, दैट इज 18%। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अक्टूबर 2024, ट्रस्ट सोलली फॉर चैरिटेबल, जो रिलीजियस पर्पस के लिए बनाए गए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करने के लिए, गेट द बेनिफिट अंडर आईटी एक्ट, उनको एग्जेम्पशन मिलती है। किस सेक्शन के अंडर मिलती है, दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, सेक्शन नंबर 11 के अंडर उनको क्या मिलती है, एग्जेम्पशन मिलती है फ्रॉम द जीएसटी, सॉरी फॉर द आईटी एक्ट, आपको एग्जेम्पशन मिलती है। May 2023, दैट इज इफ जीएसटी रिटर्न्स आर नॉट फिल्ड विद इन टाइम, आपने जीएसटी रिटर्न को अगर टाइमली फिल नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको पेनल्टी लगेगी, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट वो इंटरेस्ट कितना होगा एंड किस डेट से एप्लीकेबल होगा, नेक्स्ट डे से वो क्या हो जाएगा, आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड 18% इंटरेस्ट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, दैट इज 18% एंड नेक्स्ट डे। अक्टूबर 2023, टीसीएस विच इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जहां पर हम बात करते हैं जब आप परचेज सेल की ट्रांजेक्शन करते हो, उस केस के अंदर अगर आपके ऊपर क्या हो रहा है, टैक्स उसी टाइम पे कलेक्ट किया जाता है, नॉट आफ्टर। जैसे हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स में हम सबसे पहले इनकम ऑन करते हैं, एंड ऑफ द ईयर आपकी असेसमेंट होती है, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। अगर जिस टाइम पे ट्रांजेक्शन हो रही है उसी टाइम पे आपसे कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स क्या कर दिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज टीसीएस। अंडर जीएसटी इज कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, डीलर्स या फिर कस्टमर। सो ये पर्टिकुलर किसके ऊपर अप्लाई होता है, जीएसटी के अंदर टीसीएस, दैट इज ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर, आपको ये पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ जो ट्रांजेक्शन हो रही है। नेक्स्ट, May 2023, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो आपको 80C, 80CCC एंड सब सेक्शन वन ऑफ द सेक्शन 80CCD मिलता है, दैट इज, ये आपको रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर इट, दैट इज 1.5 लाख की आपको क्या मिलती है, यहाँ पर डिडक्शन मिलती है। अगर हम 80C की भी बात करें, इसमें भी आपको 1.5 लाख की मिलती है, बट फॉर कंबाइंड ऑल्सो यू गेट 1.5 लाख की डिडक्शन। अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन, दैट इज अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको डिपॉजिट का है, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन आपको अलाउ किया जाता है। सो ऑब्वियसली वी हैव स्टडीड दिस क्वेश्चन प्रीवियसली आल्सो, 80 टीटीबी आपका हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जून 2024, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ऑब्वियसली जब आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आपका पहला मोटिव ये नहीं होता कि आप प्रॉफिट कमाओ, यू वांट कि आपको बिजनेस में लॉस नहीं होना चाहिए। आपके जो एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, इनको आप क्या कर पाओ, कवर कर पाओ, विच मीन्स आप एक ऐसी सिचुएशन में आना चाहते हो जहां पर आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो किसके इक्वल आ जाए, दैट शुड बी इक्वल टू आपकी टोटल कॉस्ट विच रिप्रेजेंट योर वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, नन अदर देन आपका जो टोटल रेवेन्यू है, अगर आपके टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है और आप अभी जीरो की सिचुएशन पे हो, मीन्स ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट योर ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर आप इंक्रीज करोगे कॉस्ट, ब्रिंग्स अ राइज इन द ब्रेक इवन पॉइंट। ऑब्वियसली वी नो कि अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, अगर आप 1 लाख रुपीज की सेल्स करते हो, तो इस केस के अंदर अगर आप अपनी कॉस्ट को बढ़ा दोगे, अभी आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी कॉस्ट होनी चाहिए आपकी, सिर्फ अगर 1 लाख कॉस्ट है, तो आप 1 लाख का रिवेन्यू भी करोगे तब भी आप इसके बराबर आ जाओगे और जीरो की सिचुएशन पे पहुंच जाओगे। बट अगर आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, 2 लाख हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अपने रिवेन्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा और आपकी क्या बढ़ जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेल्स वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली सेल्स वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा वॉल्यूम आप सेल की करोगे, ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सेल प्राइस, सेल वैल्यू कैलकुलेट होगी, एंड आप उसके बराबर आ जाओगे विद द वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। इंक्रीज इन प्रॉफिट अगर आप करोगे, ब्रिंग्स, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट वाज करेक्ट। इंक्रीज इन प्रॉफिट अगर आप करोगे, ब्रिंग्स डाउन द ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया, ऑब्वियसली उससे अफेक्ट आएगा आपके ब्रेक इवन पॉइंट पे, बिकॉज
इफ यू हैव प्रॉफिट तो ऑब्वियसली आपको ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचने में क्या होगा, आसानी होगी इन दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। October 2024, School Bag Manufacturing Company has no change in its break-even levels in which among the following situation। तो ब्रेक इवन लेवल पे किसमें चेंज नहीं होगा, अगर आप चेंज करोगे उसका सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस अगर चेंज होगा तो सेल वैल्यू पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अगर यहाँ पर टोटल कॉस्ट के बराबर आना है तो ऑब्वियसली या तो आपको ज्यादा जाना पड़ेगा या कम जाना पड़ेगा, एज पर आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसलिए इफेक्ट आएगा। चेंज इन फिक्स कॉस्ट, अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर ब्रेक इवन लेवल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है, ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट के ऊपर चेंज आएगा, एंड इससे भी क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल ब्रेक इवन लेवल्स है वो चेंज हो जाएंगे। बट अगर हम बात करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी चेंज हो रहा है, तो उससे ब्रेक इवन लेवल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, दैट इज ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव मे 2023 का क्वेश्चन, दैट इज वेरिएंस अगर हम कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट के अंदर, दैट वुड बी ड्यू टू। वेरिएंस का रिप्रेजेंट करता है जो भी डिफरेंस आया, डिफरेंस किस में आ रहा है, मटेरियल की कॉस्ट के अंदर। अब मटेरियल की कॉस्ट जो आप परचेज करके आए उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, कब डिफरेंस हो सकता है, जब प्राइस ऑफ मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया वही क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। पहले कुछ और प्राइस था, अब कुछ और प्राइस है, या फिर जो क्वांटिटी आपने कंज्यूम करी है वो चेंज हो गई है, तो ऑब्वियसली उससे भी क्या होगा, आपकी जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले अगर हम कम क्वांटिटी यूज कर रहे थे, अब हम ज्यादा क्वांटिटी यूज करने लगे, तो ऑब्वियसली आपकी पूरी मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थेफ्ट और पिलफरेज अगर हो चुकी है, आपके गुड से गोडाउन से कोई चोरी हो गया, मटेरियल आपके पास कम आया, कोई खराब हो गया, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा, आपकी मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज उन गुड्स को आप यूज तो नहीं कर पाओगे, बट एज सच उस पे कॉस्ट आपने इनकर कर दिया। सो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे, आपके वेरिएंस के रीजन हो जाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Next, we have October 2023. Which among the following methods are not used to calculate cost of material in the process costing? जो आपको cost of material के लिए यूज नहीं होता। If we talk about weighted average cost, obviously आपको यूज करना पड़ेगा। आप जो भी क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑल्सो आप यूज करोगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी यूज करोगे, बट जो मेथड आप यूज नहीं कर सकते, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, आपको एप्लीकेबल नहीं है, विच यू कैन नॉट यूज अकॉर्डिंग टू योर रूल्स। नेक्स्ट वी हैव October 2023 का सिमिलर क्वेश्चन, दैट इज which among the following is not a category of standards used in जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। तो अगर आप देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर कौन सा स्टैंडर्ड आप यूज नहीं करते हो, स्टैंडर्ड मींस कोई भी एक बेंचमार्क जो आपने सेट किया है। अब यहाँ पर बेसिक स्टैंडर्ड आपको क्या बोलता है कि आपके कुछ बेसिक बेंचमार्क्स होंगे। आइडियल स्टैंडर्ड मींस वही आपका जो बेसिक एक चीज बनी हुई है उसी के ऊपर क्या करने वाले हो, रिमेन स्टिक रहोगे। करंटली जो आपके अटेनेबल स्टैंडर्ड मींस आप इनको अचीव कर सकते हो, तो ये तीनों टर्म्स एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिक, आइडियल एंड आपके जो अटेनेबल स्टैंडर्ड्स हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एडवांस स्टैंडर्ड, तो ये आपकी कोई भी कैटेगरी नहीं है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड्स इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट वी हैव जून 2024, विच अमंग द फॉलोइंग एंटिटीज वो पे करते हैं जीएसटी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस पे, वो अपना जीएसटी पे करते हैं। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, जहां पर भी आपकी फॉर एग्जांपल नॉर्मल टैक्स स्कीम होती है जीएसटी की, उसमें आपको मंथली बेसिस पे क्या करना होता है, टैक्स टैक्स पे करना होता है फॉर द जीएसटी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पोजिशन स्कीम, तो कॉम्पोजिशन स्कीम किस लिए लाई गई थी, ताकि आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अकाउंटिंग कम हो जाए, एज वेल एज आप फॉर एग्जांपल अगर कम टैक्स पे करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पर हर एक पर्सन से इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई आपको ट्रांजेक्शन नहीं करनी होगी, या फिर हर एक पर्टिकुलर पर्सन से वहां पर जीएसटी चार्ज नहीं करना है, जस्ट आपको एक अमाउंट वहां पर क्या कर देना है, पे कर देना है टू द गवर्नमेंट। तो कॉम्पोजिशन स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल लाई गई थी, इट्स डिजाइन टू सिंपली टैक्स कॉम्प्लायंस आपका क्या हो जाता है, स्मॉल बिजनेस के लिए कम हो जाता है, बाय अलाउइंग देम टू पे फिक्स परसेंटेज, उनको पे करना पड़ेगा ऑन द टर्नओवर एज टैक्स, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द रेगुलर जीएसटी पेमेंट एंड कंप्लायंस प्रोसीजर, उनको नहीं करना, कोई रिटर्न्स कोई भी ऐसा चीजें उनको नहीं करनी पड़ेंगी। तो किस केस के अंदर आपकी क्वार्टरली बेसिस पे स्टेटमेंट आप कर सकते हो, ऑन द, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे नहीं पे करना, यू हैव टू पे ऑन द क्वार्टरली बेसिस। So that would be shopkeeper, entitled entity enrolled in जीएसटी composition scheme, person transporting goods, या फिर none of the above। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी हैव October 2023, which of the following statements is correct about marginal costing। अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, 100 यूनिट्स क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे ऑब्वियसली आपको वेरिएबल कॉस्ट भी लग रही होगी, फिक्स कॉस्ट भी लग रही होगी, बट व्हेन आप इसमें फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, अब अगर आप क्या कर रहे हो, आप एक गोडाउन आपने ले रखा है, उसमें आप क्या कर रहे हो, अपना बिजनेस चला रहे हो और उसका रेंट आप पे कर रहे हो। नाउ यू नो कि आप चाहे यहाँ पे 100 यूनिट्स बना रहे हो तब भी आपको फिक्स कॉस्ट तो वही देनी है। आपका रेंट फॉर एग्जांपल 20,000 है, तो वो 20,000 तो आप पे कर ही रहे हो, बट जैसे ही आप इसके अंदर एक यूनिट और ऐड करोगे, ये 1 यूनिट का रिप्रेजेंट करेगी, आपका प्रॉफिट ऐड करेगी, दैट वुड बी, सिर्फ इसमें वेरिएबल कॉस्ट लगने वाली है,
फिक्स कॉस्ट इसके अंदर नहीं लगेगी बिकॉज आपने ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया विद द 100 यूनिट। तो ओनली सेमी वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर की जाती है मार्जिनल कॉस्ट में, तो नहीं, दिस इज रॉन्ग। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। मींस आप मार्जिनल निकालने वाले एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जो एक प्रोडक्ट का है या फिर डिपार्टमेंट का है, ताकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता चल सके। फिक्स कॉस्ट आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट, तो नहीं, यहाँ पर आप फिक्स कॉस्ट को एज सच इस एडिशनल यूनिट के लिए कंसिडर नहीं करते। मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वॉल्व करती है कॉस्ट रिकॉर्डिंग, so this would also be the wrong statement। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिस। नाउ वी हैव अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दैट इज कैलकुलेट करना है आपको ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट के लिए यू नीड टू नो आपकी इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सी। दैट इज सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, सेल्स। बट इस सेल्स को आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बोल सकते, ये आपका क्या होगा, रिवेन्यू, जिसको आपने क्या किया, अभी आपने कुछ कॉस्ट लगाई, आपने प्रॉफिट ऐड किया और फिर आपके पास क्या है, सेल्स आई। इस सेल्स में से आप डिडक्ट करते हो अपनी वेरिएबल कॉस्ट, इसके बाद आपके पास आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड ये वेरिएबल कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट करती है, जो फॉर एग्जांपल हमारी लिंक होती है प्रोडक्शन के साथ। आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, आपको ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, इससे आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। अगर आप कम प्रोडक्शन करोगे, आप बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो उस केस में आपकी वेरिएबल कॉस्ट जीरो भी हो सकती है। नेक्स्ट आपको डिडक्ट करनी है अपनी फिक्स कॉस्ट एंड यू वुड बी गेटिंग योर नेट प्रॉफिट, या फिर ये आपका क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी, मतलब आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हो जाता है। अब अगर आपको ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने हैं, ब्रेक इवन की वैल्यू निकालनी है, ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज फिक्स्ड cost upon, next you have fixed cost upon contribution per unit, contribution per unit। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपको दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में। यू हैव बीन गिवन सेल प्राइस आपको गिवन है 100 रुपीज का, टोटल फिक्स कॉस्ट आपको 2 लाख गिवन है, पीवी आपको कितना गिवन है, 80%। अब प्राइस वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, प्राइस वॉल्यूम रेशियो रिप्रेजेंट आपका कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये आपको पहले से गिवन है 80% क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 80% आप यहाँ पे वैल्यू फिल करोगे। कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास नहीं गिवन है, तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन को एज इट इज रख दोगे। सेल्स आपके पास क्या प्राइस गिवन है, 100 रुपीज, तो आपने 100 रखा एंड इंटू 100 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन आप कैलकुलेट कर पाओगे, दैट वुड बी 80 इंटू 100 अपॉन 100। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 80 रुपीज का। अब आपको पता है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए जस्ट दिस फॉर्मूला को यूज करना है, दैट इज फिक्स कॉस्ट इज 2 लाख रुपीज एंड आपको 80 से डिवाइड करना है, आपके पास 2500 यूनिट्स आ जाएंगे। मीन्स जैसे ही आप अपने 25 यूनिट्स बना लोगे, आपका ब्रेक इवन आ जाएगा, मीन्स जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस की सिचुएशन में आप पहुंच जाओगे। इसके बाद आप जो भी यूनिट बनाओगे दैट वुड बी डायरेक्टली योर प्रॉफिट। सो दिस यू हैव द आंसर ऑल्सो, आप इसको चेक कर सकते हो। सिमिलरली हमने भी यहाँ पर वही प्रोसीजर फॉलो किया। नेक्स्ट वी हैव जून 2024, विच अमंग द फॉलोइंग पोस्टिंग मेथड जो आपके इन्वॉल्व करता है कंसेप्ट ऑफ एस्केलेशन क्लॉज। अब एस्केलेशन क्लॉज क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन की कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होता है, हम ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, वो सारी हमारे लिए हमारी प्लेस पे आकर क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करता है। और उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या करते हैं, एक जो प्रॉपर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल वो 20 लाख है। अब इसमें क्या होने वाला है, वो बिल्डिंग को बनाएगा भी सही, कंस्ट्रक्ट भी करेगा, एज वेल एज जो रॉ मटेरियल है वो भी खुद लाने वाला है। तो रॉ मटेरियल का प्राइस फॉर एग्जांपल कभी कभार इसके अंदर एक मेजर चेंज आ जाता है। जैसे हम जो ब्रिक्स परचेज कर रहे थे, जो ब्रिक्स कॉन्ट्रैक्टर लेके आ रहा था, जब इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम पे प्राइस क्या था, ₹5। बट कुछ टाइम के बाद उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़कर ₹8 हो गया। यू कैन सी मेजर चेंज आ चुका है। तो इस केस के अंदर ऑब्वियसली 20 लाख को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपका वेजिस के अंदर, लेबर सर्विस की या फिर आपका मटेरियल के अंदर प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, देन यू नीड टू रिवाइज द ओवरऑल कॉस्ट। इसके अंदर क्या करते हो आप, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऐड करते हो एंड अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करते हो। दैट इज नोन एज हमारा एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन मींस आपने क्या कर दिया, एस्केलेट मतलब इंक्रीज कर दिया आपकी कॉस्ट। एंड प्रोग्रेस पेमेंट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपके कौन से होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग वाले आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दैट इज फॉर कंस्ट्रक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमने यहाँ पर देखा, दैट वाज, हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप ये आपकी हेल्प करेंगे। नाउ इफ यू नीड एनी फर्दर गाइडेंस फ्रॉम एड्यूटैप, यू नो कि हम बहुत सारे वंडरफुल कोर्सेज वी हैव अवेलेबल फॉर यू, जिसको आप जाके चेक कर सकते हो एड्यूटैप की वेबसाइट पे। लेट मी जस्ट शो यू ऑल्सो। जस्ट यू हैव टू विजिट, यू कैन राइट एड्यूटैप एट गूगल एंड आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। फर्स्ट वेबसाइट यू कैन विजिट
एंड हियर यू हैव कोर्सेज का ऑप्शन जहां पर आपको जैप कोर्सेज पे जाना है. करंटली वी हैव आवर कोर्सेज लाइव विच इज बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जहां पर हम हर कंपोनेंट आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं मॉड्यूल वाइज, जिसमें आप ऑलमोस्ट 20 आवर्स से कम के अंदर अपने सारे कोर्सेज को क्या कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो. एंड बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले विच आर कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सोल्व पीवाईक्यूज एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं विच यू कैन प्रिपेयर एंड गेट योर प्रिपरेशन रेडी फॉर एग्जामिनेशन. So you can watch Super Crash Course is also live. You can go for any of the wonderful course जो आपको लगता है which you want as per your guidance. If you want कि आप self study करना चाहते हो, so that particular option you have, you should go for that. So thank you so much for being a part of this session.